नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया प्रश्नावली 1.2 का कक्षा 10वीं का NCERT लेके आया हूँ। NCERT क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का हमें निकालना है HCF। और 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। 21 का हो जाएगा 3 सते 21। HCF बराबर हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वही HCF होता है, 3 हो गया। LCM इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो हमारा उभयनिष्ठ होता है उसको लिखते हैं और जो बच जाता है, ये 2 भी बच गया और 5 बच गया और 7 बच गया, तो हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 25 60 6 सत्ते 42 420। एक आंसर हमारा यह हो गया और दूसरा आंसर यह हो गया। तो चाहे 3 संख्याओं का लासा निकालना हो या मासा निकालना हो या 4 संख्याओं का निकालना हो, हम जो है सबसे पहले उसका गुणनखंड करते हैं। फिर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपने देखा कि जो कॉमन था हमारा तीनों में उसको ले लिया गया, परंतु लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पहले जो कॉमन है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको भी हम लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29, 8, 9 और 25 का इसी प्रकार हम जो है HCF और LCM निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिया है HCF 306 657 बराबर 9, अर्थात 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। हल। अभी सूत्र बताया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं क्या हमारी 306 गुणे 657। HCF हमारा क्या है 9 गुणे LCM। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो हो गया 34 गुणे 657 इक्वल टू हो जाएगा 22,338। 22,338। 34 का 657 में गुणा करेंगे, यही हो गया। इसी हिसाब से इस सूत्र की सहायता से हम कई क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थात दिया रहेगा मासा और लासा दिया हो सकता है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, उन दोनों में से एक संख्या दिया होगा, दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य सूत्र हमारा यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होगा। हल क्या हो जाएगा? जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होगा। 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हम हो जाएगा 2 गुणे 3। तो क्या है हमारा इम्प्लॉय मतलब इंगित कर रहा है 6 की पावर n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। पावर मीन्स घात। इसलिए
देख रहे हैं कि 6 का कोई गुणनखंड हमारा 5 नहीं है, इसलिए 6n जो है n के प्राकृतिक मान के लिए 6n n के प्राकृतिक मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों ऐसा है? अगर यहाँ 5 होता तो 2 3 6 5 30 हो जाता, 6 से कट जाता, तो इसलिए जो है तो यहाँ जो है हमारा 0 जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 यहाँ मिलेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हल हो जाएगा हमारा। क्या करना है? इसको ऐसी संख्या के रूप में लिखना है ताकि वो जोड़ने या घटाने भाज्य जो है करा भाज्य संख्याएं अर्थात भाज्य संख्याएं मिलेगा जो है। तो 7 × 11 × 13 + 13 को हम लिख सकते हैं, 13 अगर हम कॉमन ले लें तो 7 × 11 + 1, इसको लिखा जा सकता है 13 × 11 = 77 + 1 लिख सकते हैं 13 × 78। 13 × 78 को हम लिख सकते हैं 13 × 13 39 दूना 78। अगला हमारा हो गया इसलिए 7 × 11 × 13 + 13 को लिख सकते हैं 13 × 3 × 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। अगला हमारा है इसी में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 को लिख सकते हैं बराबर 5। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1008 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1009 अर्थात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अब इसमें करना क्या था? यही जो गुणनखंड था इसको जो है इकट्ठा जो देख रहे हैं प्लस में जो है इसको हमें गुणा के रूप में लिख लेना था। यहाँ भी देखा आपने और यहाँ भी।
तो अगर गुणा के रूप में हो गया तो देख रहे हैं यही हो गया हमारा भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर जो क्या है हमारा एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर हमारा क्या है वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। सोनिया तो उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जब रवि चलता है यहाँ से तो उसको क्या लगता है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही स्थान, अर्थात जहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ कर रही है वहाँ से रवि भी चलना प्रारंभ कर रहा है, करके एक ही दिशा में चलते हैं। अर्थात अगर यह सोनिया दक्षिण जा रही तो रवि भी दक्षिण ही जा रहा है या पूरब जा रहा है। अब ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे दोनों देख रहे हैं कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए उसी स्थान पर एक समय पर मिलेंगे जो 12 मिनट और 18 मिनट का एक न्यूनतम गुणज हो। न्यूनतम गुणज का मतलब है कि 12 और 18 मिनट का हमारा क्या है एक समय पर मिलेंगे, वह 12 और 18 का हमें ज्ञात करना होगा लासा। तो 12 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 18 बराबर 2 3 6 त्रिक 18, लासा बराबर हो जाएगा 2 कामन है 2 लिख लिया, फिर 3 कामन है 3 भी लिख लिया, फिर हमारा बचा जो है यहाँ से एक 2 बचा और यहाँ से एक 3 बचा। लासा में क्या बताया गया था, पहले जो उभयनिष्ठ होता है एक उभयनिष्ठ यह हो गया, एक उभयनिष्ठ यह हुआ, बचा क्या 2 और 2 3 6 दूनी 12 3 36, अतः वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।